हमने बड़ी मेहनत करके कुछ सारे चैप्टर्स पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करके निकाले हैं। अपनी सारी प्रिपरेशन को टेस्ट करना है, तो रेस्ट 20 डेज में जो लेफ्ट आउट 20 डेज है उसमें मैं बस क्या करूंगी बेटा, कहाँ बच्चा फंसेगा, क्या गलती है। तो अगर हम इनको नहीं रिवाइज करके जाएंगे ना, हम कभी रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कुछ चैप्टर्स में से आज सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी करेंगे तो आपका इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत बाकियों से कंपैरिजन में तो अच्छा हो ही जाएगा। क्लब्ड चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बहाने हमने जो पढ़ा था वो हमें अगले 2 महीने रिवाइज भी हो गया एंड वी आर फुल गियर्ड अप। तो नीट का एग्जाम हमारा आने वाला है, 4 महीने में हमारा नीट का एग्जाम है, है ना। मुझसे पूछ रहे हैं मैम 4 महीने में हम क्या करें, मतलब बच्चे ऐसे जो अभी तक पढ़ना ही नहीं शुरू करे, तो अब सवाल आता है कि क्या हम 4 महीने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। पहला सवाल। कुछ बच्चे हैं साल भर से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला क्रूशियल होता है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस एकदम डगमगा रहा होता है, हम एकदम शेक कर रहे होते हैं। कभी कभी मैं ये नहीं समझ आ रहा था हम 11th को 12th के साथ कैसे बैलेंस करें, 11th करते तो 12th चला जाता है, तो वो उनको भी ये बार बार लग रहा है कि हम 4 महीने में क्या नीट निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्या हमारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा इस साल या नहीं होगा। तो अब इन्हीं सारी चीजों को बेटा आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ कि 4 महीने में ऐसा हमें क्या करना है कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हमने इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे हैं उसका फाइनली वो उसको एक डायरेक्शन मिल जाए और हमें कॉन्फिडेंस फील हो कि यस नाउ वी आर रेडी फॉर नीट 2026। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दैट, राइट। इस वीडियो में हम सारे बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। वी विल इवन बी टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जो आज ही शायद वो हो सकता है तो वो वीडियो का वेट कर रहे थे कि मैम आप ही बताएंगे 4 महीने में क्या हो सकता है, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो हो सकता है ऐसे भी कुछ बच्चे हो, तो हम उनके लिए आज ही उन्हें एनलाइटमेंट मिलेगा कि हमें 4 महीने में क्या करना है, तो उनके लिए भी बात करेंगे। उनके लिए भी ऑफकोर्स देयर इज सम स्कोप ऑफ वर्क दैट दे कैन डू टू गेट दैट मार्क्स एंड येस ऑफकोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्टूडेंट्स और इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, है ना। अब बेटा देखिए, हमने बड़ी मेहनत करके कुछ सारे चैप्टर्स पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करके निकाले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने जर्नी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला के 48 चैप्टर्स के लगभग है जिनको हम कंप्लीट कर लें, जो कि हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, अगर हम इनको कंप्लीट कर ले तो यस देयर इज अ वेरी पॉसिबल चांसेस और हमारे सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन वी एक्चुअली मैनेज आवर टाइम इन अ वे कि हम ये 48 चैप्टर्स जो है निपटा सके, है ना। अब बेटा हमारे पास जो टाइम है, हम शुरू कर रहे हैं जनवरी से, दिसंबर तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही हो गया, तो हम जनवरी का पूरा मंथ लेके चल रहे हैं, फेब मार्च अप्रैल पूरा, हम जनवरी से लेके पूरा अप्रैल तक की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। अब हमारे पास मोटे मोटे 4 महीने हैं और हर महीने के हम 30 दिन भी लेके चलें तो हमारे पास 120 दिन के लगभग है और चैप्टर हमें करने हैं सिर्फ 48, राइट। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, जब मैं 48 चैप्टर्स की बात कर रही हूँ ना, तो मैंने अपने दिमाग में नहीं रखा है कि 11वीं का चैप्टर या 12वीं का चैप्टर, और यही चीज मैं चाहती हूँ आपके दिमाग से निकल जाए। आपके पास एक सिलेबस है, आपको ये पूरा करना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। वो 11th का या 12th का दैट इज नॉट समथिंग कि मुझे उस बारे में आज टेंशन करनी चाहिए कि मैं 12वीं करूं पहले या 11वीं करूं पहले, है ना। तो 12वीं हो और 11वीं नहीं है, जब आप सिलेक्शन के लिए बात करें, आप रैंक के लिए बात करें ना, तो 12वीं 11वीं नहीं है, एक कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना है। और उस कोर्स में हमारे पास जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं बॉटनी जूलॉजी को एक साथ ले रही हूँ, तो हमारे पास जो 3 सब्जेक्ट है उन 3 सब्जेक्ट के मिला के हमारे पास 48 चैप्टर्स है जो हमें कंप्लीट करने। अब सवाल और मुद्दा ये है कि 48 चैप्टर्स हम एफिशिएंटली कैसे करें और इन 48 चैप्टर्स के लिए हमें क्या क्या सोर्स करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में बताऊंगी 48 चैप्टर्स है कौन से, है ना। तो इस बारे में हम जरा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मोटा मोटा 120 दिन है और 48 चैप्टर्स हैं। अब मान लो हमारे पास केस 1 है। केस 1 का मतलब ऐसा बच्चा जो एकदम ग्राउंड जीरो पर बैठा है, जो मैं आज बता ही रही हूँ आपको अभी कि बस यही वेट कर रहा था कि कब वीडियो आए और मैं 4 महीने की स्ट्रैटेजी फॉलो करके डॉक्टर बन जाऊं, है ना। मतलब मैं 4 महीने क्या करूं, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग डन, उसको अब क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो रियलिस्टिक बात करते हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अचानक से 4 महीने पढ़ेंगे तो बेटा दिन रात सुबह शाम सब एक करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चल सकता।
करेक्ट। और एकदम अपने आप से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है कि बस 4 महीने में 700 नंबर आ जाएंगे, नहीं, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। हाँ, बट इतना हो सकता है कि हम 4 महीने रेगुलर डिसिप्लिन से काम करें तो हम बहुत बेटर सिचुएशन में हो, हम बहुत कॉन्फिडेंट, देयर इज लाइकली पॉसिबिलिटी में अच्छी गवर्नमेंट की सीट भी ले सके। लेकिन हम एकदम एम्स पहुंच जाएंगे या 700 नंबर ले आएंगे, ये सारे अदर फैक्टर्स भी वर्क करेंगे। चीज हमें समझनी है। तो टाइम है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, बट उस टाइम को इफेक्टिवली यूज करना आपके हाथ में। वो कैसे हो सकता है वो मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, तो उसी के बारे में हम शुरू कर रहे हैं कि अगर हम ग्राउंड जीरो पर हैं तो बेटा हमें कुछ भी नहीं आता। अब हमें कुछ भी नहीं आता तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ सवालों से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे कैसे? तो बेटा अब आपके पास समय तो ज्यादा बचा नहीं है, तो आपको वन शॉट में ही चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप वन शॉट्स में ही चैप्टर, नहीं हो सकता कि आप 5-5 घंटे की जो चैप्टर्स है, 10-10 लेक्चर वाले उनको फॉलो करेंगे तो सारा टाइम हमारा लेक्चर में जाएगा, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पीवाईक्यूज नहीं लगा पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो अभी तो उन बच्चों के लिए तो मेरा सजेशन ये है कि फाइनली दिस इज द टाइम यू हैव टू एक्चुअली स्विच टू वन शॉट वीडियोस। आप वन शॉट करिए। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से हर बच्चे का ऑफकोर्स पहला प्रेफरेंस होता है क्या? बायोलॉजी, क्योंकि वो उन्हें इजी भी पड़ती है। तो आप अपना पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी ले सकते हैं और उसको धीरे धीरे करके फिनिश करने की कोशिश कर सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे मतलब अब आपको मैंने बताया कि हमारे पास 48 डेज है, मतलब 48 सॉरी चैप्टर्स हैं, और ये चैप्टर मैंने आपको सारे मिला के बोले हैं, मतलब सारे मिला के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिला के, जिसमें से अभी आप क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं? सिर्फ बायोलॉजी, करेक्ट। तो अगर आप सिर्फ बायोलॉजी भी पढ़ते हैं एंड यू स्टार्ट विद लाइक हाफ चैप्टर पर डे, यू स्टार्ट विद हाफ चैप्टर पर डे, तो अगर हम 0.5 चैप्टर पर डे भी करके चलते हैं तो मतलब 48 का अगर हम डबल कर दें तो ऑलमोस्ट 96 डेज में बेटा हमारा फुल, एक तरीके से मैं मान लूं कि हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ, देखो 96 का मतलब ओवरऑल आपने एक आधा दिन डिले भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, वैसे तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, आप ऑलरेडी बहुत डिले कर चुके हो, जैसे 4 महीने बचे, आप बहुत डिले में चल रहे हैं, आपको नहीं और डिले करना चाहिए। बट मान लेते हैं आपने कोई संडे वनडे के चक्कर में कुछ डिले कर दिया है, तो ओवरऑल मैं लेके चल लेती हूँ 100 डेज। उसके बाद भी मेरे पास जो 20 सरप्लस डे बचेंगे, मैं उनको भी नहीं छोड़ के चल सकती, मुझे उन 20 डेज में अपनी सारी प्रिपरेशन को टेस्ट करना है। तो रेस्ट 20 डेज में, जो लेफ्ट आउट 20 डेज है, उसमें मैं बस क्या करूंगी बेटा? पेपर्स 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 पेपर्स, दैट्स इट। तो मुझे वहां पर फुल सिलेबस के पेपर्स लगाने पड़ेंगे, करेक्ट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरे स्लाइड में, अगर हम उन बच्चों को कंक्लूड करें जो ग्राउंड जीरो पर है, आज अभी तुरंत रियलाइजेशन हुई है कि हमें पढ़ना है और हमें 4 महीने में नीट निकालना ही निकालना है, तो आपके पास यही एक बेस्ट चॉइस है, इसके अलावा कोई चॉइस है नहीं। सो यू हैव टू एनी हाउ कंप्लीट योर सिलेबस। 0.5 चैप्टर्स मतलब आधा चैप्टर एटलीस्ट आपको करना होगा। यू कैन स्टार्ट विद बायोलॉजी, देन गो टू केमिस्ट्री, देन गो टू फिजिक्स, और आपका जैसा चॉइस है ना। लेकिन टोटल 48 चैप्टर्स को आपको इस तरीके से डिवाइड करना होगा। 96 डेज में आपका फुल कंप्लीट सिलेबस खत्म होगा, जिसको आपको 96 में ही करना। हम 96 में करेंगे, 4 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाना है ना, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, लास्ट में जाके ऐसा लग रहा कुछ आता ही नहीं है ना। लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ, अगर आप टाइमली कर पाते हैं, किसी दिन आप एक चैप्टर कर लेते हैं 0.5 की जगह, तो आप एडवांटेज में ही रहेंगे। मतलब मिनिमम तो 20 पेपर्स आप लगा ही पाएंगे, है ना। आप वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप उसे ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, आप थोड़ा इस चैप्टर्स को अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा और किसी दिन कोई इजी चैप्टर है उसको 1 चैप्टर पर डे के हिसाब से कर लिया, तो भी बेटा आप बहुत बेनिफिट में रहोगे, और वो आपको हेल्प करेगा कि आप जिस लेवल पर अभी हो ना, उस लेवल से तो बेटर सिचुएशन में हो गए, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, करेक्ट। सो ये तो बेटा उन बच्चों की बात हुई जो अभी हमारे केस 1 है और ग्राउंड जीरो पर है। अब आते हैं केस 2 के बच्चे जो हमारे ग्राउंड जीरो पे नहीं है। दे वर प्रिपेयरिंग, दे आर प्रिपेयर्ड बट नॉट कॉन्फिडेंट। पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर उस कैटेगरी को, हाउ टू बैलेंस 11th एंड 12th टुगेदर।
वो वाले भी बहुत बच्चे हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि यार 11th पढ़े मैम या 12th पढ़े, क्या करे। तो उन सबको एड्रेस एक ही साथ कर रही हूँ मैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, देयर इज नो 11th एंड देयर इज नो 12th, इट्स ऑल आर करिकुलम। ये पूरी बुक है, ये पूरी किताबें हैं, ये सिलेबस है जो मुझे फिनिश करना है। अब इसमें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी एक ही होनी चाहिए, 11th 12th नहीं मैटर करता। प्रायोरिटी सिंपल होनी चाहिए, जो ज्यादा वेटेज में आता है उसे मैं पहले करूंगी, जो कम वेटेज में आता है उसे मैं बात के लिए छोड़ दूंगी। बस सिंपल एक ही स्ट्रैटेजी है। वो 11th का टॉपिक है तो वो पहले हो जाएगा, 12th का टॉपिक है तो वो पहले हो जाएगा। सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं करना और, है ना। वो मैं आपको ऑफकोर्स लास्ट आते आते बताऊंगी कि कौन से वो 48 चैप्टर्स है जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले अगर उन बच्चों की बात करें पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन इस टाइम पे कॉन्फिडेंस जगमगा रहा है, हो रहा है, हो सकता है आप 12th के बच्चे हो, आपके बोर्ड्स भी आ रहे हो, आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे हो, इसलिए आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। हो सकता है आपका जस्ट अभी कोचिंग में 12th खत्म हुआ हो और अभी आप 11th पढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं 11th के साथ 12th कैसे बैलेंस करूंगा। किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं पर आप थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ रहे हैं, अब आपको एट पार जाना है 4 महीने में। ऐसा आपको क्या करना है कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो सके, आप कॉन्फिडेंट फील कर सके, तो वो बच्चे अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। उन बच्चों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। बात फिर से वही है, अपने पास 48 चैप्टर्स है। हम 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाएंगे, एक सब्जेक्ट की बारे में बात नहीं करेंगे। तो वी विल बी पुटिंग 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो मान लेते हैं बायो, जैसे मैं मानती हूँ कि हम सबका फेवरेट ही होता है, तभी हम बायो और मेडिकल के लिए फील्ड में आए हैं, तो बायो हम पहले ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री का है तो वो भी ऐसा भी कर सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले ले ले। सो मेरा पॉइंट है, आप 2 सब्जेक्ट्स ले ले, आपने 2 सब्जेक्ट्स लेने। तो आपने बायो और केमिस्ट्री मान लो पहला लिया, अब आपको इनके जो चैप्टर्स की हमारे पास टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट है, उन चैप्टर्स का रिवीजन करना, प्लान करना है। ठीक है, तो पहले इन 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन प्लान करना है हमें, करेक्ट। अगर हम 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन प्लान करते हैं, फिर एक सब्जेक्ट हम और लेटर ऑन, जब ये वाला फिनिश हो जाएगा तो हम वो लेटर ऑन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो बायो जो था वो और केमिस्ट्री आपने चूज किया रिवीजन करने के लिए, और आपने लेट्स से 2 चैप्टर्स जो हैं वो बायो के ले लिए और एक हल्का केमिस्ट्री का चैप्टर ले लिया। या फिर अगर आप बायो का बहुत लेंथी चैप्टर ले रहे हो तो आप एक चैप्टर बायो का ले लो और एक चैप्टर आप केमिस्ट्री का ले लो। मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है, वो आपकी फ्रीडम है। आपको लिस्ट है आपके पास चैप्टर्स की, आपको मिल जाएगी, आप बस इनका रिवीजन प्लान करिए। अब रिवीजन कैसे प्लान करना है, उसके लिए आपको ऑफकोर्स इनके सारे जितने भी आपके टीचर ने आपको नोट्स लिखवाए हैं वो आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, नोट्स को सब समझना है। लेक्चर्स वन शॉट कोई नहीं देखेगा, आप लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं है वन शॉट। आप लोगों के लिए रिवीजन थ्रू वीडियोस इज नॉट रिकमेंडेबल, रिवीजन थ्रू नोट्स इज रिकमेंडेबल। सेकेंड, आप इन सबके मॉड्यूल्स लगाओगे और अपने कोचिंग के सारे डीपीपी सॉल्व करोगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम में से कोई नहीं करता है, वो है जो आपके ऑलरेडी टेकन पेपर्स है, ऑलरेडी टेकन पेपर्स, उनको रीडू करोगे। मतलब चाहे आपके कोई सिटी टेस्ट हुआ हो, चाहे आपका माइलस्टोन हुआ हो, चाहे आपका एआईआर हुआ हो, चाहे आपका कोई भी एआईटीएस हुआ हो, वट एवर इज योर पेपर्स जो पहले पूरे साल आपसे लिए गए हैं, वो सारे पेपर्स हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर की रिवीजन के दौरान दोबारा से लगाने हैं। करेक्ट। जब टीचर पेपर सेट करता है ना बेटा, तो वो बहुत ध्यान से सेट करता है कि ये सारी चीजें जान करके हम बच्चे को कहाँ फंसा सकते हैं, क्या ट्रैप एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, कहाँ बच्चा फंसेगा, क्या गलती है। तो अगर हम इनको नहीं रिवाइज करके जाएंगे ना, हम कभी रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी रिविजन में ये 3 चीजें एनी हाउ करनी ही करनी है। करेक्ट। अब मैं एक सिंपल सा आपको बोल रही हूँ, एक बहुत सिंपल है, मैं कह रही हूँ आप एक एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट कर लो, आपके पास सिर्फ 48 चैप्टर्स है ना। मान लो एक स्टूडेंट है, वो 1 चैप्टर पर डे कर रहा है, पर डे, तो बेटा वो 48 डेज में सारे चैप्टर्स कर सकता है, नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन मैं तो आपको 1 चैप्टर के लिए नहीं बोल रही, मैं तो आपको 2 सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हो, मान लो एक चैप्टर आपने इसका लिया, एक आपने इसका लिया, तो आपको तो 2 चैप्टर्स लगाने को बोल रही हूँ। तो अगर मैं कह रही हूँ 2 चैप्टर्स आप पर डे लगाओगे, इंक्लूडिंग संडे सैटरडे, सब इंक्लूड कर रही हूँ मैं, तो इसका आधा टाइम मतलब 24 डेज में आपका रिविजन पूरा होना चाहिए। अब मैं 24 भी नहीं ले रही, लेट्स टेक इट एंटायर 30 डेज।
मतलब 1 मंथ, पूरे 1 महीने में आपका पूरा रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ मुझे, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आप पूरा रिवीजन 1 महीने में खत्म कर दो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, जब हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, हमें टेंशन ही नहीं है 11th है या 12th है, हमें तो अपने 48 चैप्टर्स दिख रहे हैं, हमें वो निपटाने हैं, खत्म। तो अगर आप हर दिन भी 2 चैप्टर रिवाइज करते हो, रिवाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको नोट्स करने हैं, अपने डीपीपी के में मॉड्यूल करने हैं, और ऑलरेडी टेकन पेपर्स को करना है, तो आप अपने 1 महीने में सारा रिविजन फिनिश कर सकते हो। करेक्ट। अब सुनिए, और इसके अंदर और हम क्या करेंगे, मतलब ये तो मैंने आपको एक रॉ मटेरियल की दाल बना दी, मुझे इस पे तड़का भी तो डालना है। अब वो मैं इसका ब्यूटीफुल कैसे बनाऊंगी टेस्ट, या और क्या इसका ब्यूटिफिकेशन मैं कर सकती हूँ? मैं सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। 2 चैप्टर आपने लेके चले, आपने 1 हफ्ते में सपोज 2 2 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के करे, तो आप करते करते आप 1 हफ्ता जब आपके पास आया, आपका संडे आया या सैटरडे आया, आपने एक दिन कोई भी चूज कर लिया, आपके जितने चैप्टर्स उस पूरे वीक में हो चुके हैं, आपको वो चैप्टर्स का एक पेपर रेडी करवा लेना है टू एक्चुअली प्रैक्टिस। तो मैं इसे बोल देती हूँ प्रैक्टिस टेस्ट। ये प्रैक्टिस टेस्ट मैं पर वीक भी कर सकती हूँ। एक वीक में मैंने जितना पढ़ लिया, जितना, चाहे बायो और केमिस्ट्री मैंने 2 सब्जेक्ट लेके चल रही थी, तो उसी को गया मैंने पूरे वीक में, मान लो ये कर लिया, या केमिस्ट्री फिजिक्स व्हाटएवर जो भी किया, आप उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट बनवा लो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने टीचर को अप्रोच करना है कि ये चैप्टर्स हो चुके हैं, इन सारे चैप्टर का मॉड्यूल हो गया, डीपीपी हो गया, ये सब हो गया। टीचर कुछ नहीं करेगा, उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस घूम फिरा के, वही डीपीपी के सवाल, वही मॉड्यूल के सवाल क्यूरेट करके कंपाइल करके दे देंगे आपको कि अब ये बनाओ। अगर वो आपने बना लिया, इसका मतलब ये है कि आपका डीपीपी का रिवीजन, मॉड्यूल का रिवीजन और ऑलरेडी टेकन पेपर का रिवीजन बहुत अच्छा है। आपको आपने जितना पढ़ा वो आपको आता है, वो आपको याद है, उसमें आप गलती नहीं करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कर रहे हो, या टीचर अवेलेबल ना हो, या फिर जिस टाइम आप जान रहे हो उस टाइम टीचर बिजी हो क्लास में, कुछ भी हो सकता है, देयर इज ऑफ कोर्स। सो अदर ऑल्टरनेटिव क्या है कि हमें जो ये प्रैक्टिस टेस्ट करना है, उसके लिए अगर हमें टीचर ना मिले तो भी हमें लोड नहीं लेना है, हमें अपने दोस्तों की मदद ले लेनी है या अपने पेरेंट्स की मदद ले लेनी है। क्योंकि जो ये प्रैक्टिस टेस्ट बनाना है ना बेटा, उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं लगानी। उसमें मेरे पास मान लो 4 पेपर हैं, ये 4 पेपर में से 2 सवाल इसके, 2 सवाल इसके, 2 सवाल इसके, 2 सवाल इसके बना देने। अब वो कोई भी कर सकता है बेटा आपके लिए, आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो कि मैंने ये 2 चैप्टर कर लिए, 3 चैप्टर कर लिए, चल मेरे को इनके कुछ रैंडम क्वेश्चन मार्क कर दे, मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा। अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ समझ रहे हैं आपकी चीज़ों को, आपको देख रहे हैं मेहनत करते हुए, वो ऑफकोर्स आपकी हेल्प करेंगे, तो आप उनसे हेल्प ले लो कि मम्मी पापा आप, मैंने इतने चैप्टर्स बना दिए, आप इसके कुछ, उसमें मुझको कोई टेक्निकल ब्रेन नहीं डालना कि सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए बच्चे को, नहीं चाहिए सब्जेक्ट नॉलेज, सिर्फ सवाल चाहिए। बट कोई अदर बंदा आपके लिए सवाल चूज करेगा ना बेटा, तो वो क्या चूज करेगा आप सोचिए, आप दूसरे बंदे की माइंडसेट सोचिए। मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं आता फिजिक्स, लेकिन कोई बच्चा मेरे पास आया कि मैम आप फिजिक्स से सवाल मार्क कर दो, मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, मुझे नहीं आता लेट्स से फिजिक्स, पर मैं करूंगी क्या? मैं चाहूंगी डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क करना, तो आई विल लुक फॉर दोस क्वेश्चन जो लेंदी है, आई विल लुक फॉर द क्वेश्चन जिसमें थोड़ा इंग्लिश ऐसा लग रहा है कि यार बच्चे को शायद दिक्कत है, आई विल लुक फॉर दैट, ये जनरल ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज व्हाट एग्जामिनर डज टू ट्रैप अस। दैट एग्जैक्टली, लंदे लंदे सवाल बना देगा, बायो में इतने बड़े बड़े सवाल, केमिस्ट्री में इतने बड़े बड़े सवाल, बच्चों का सारा समय निकल जाए। तो दूसरा, जब अननोइंगली उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रख रहा और वो पेपर आपको बना के दे रहा है, तो उनका भी यही माइंडसेट होता है, एंड दैट विल टेकन एज अ एडवांटेज फॉर यू, वो आपके लिए एडवांटेज बन जाएगा, है ना। और आपका एक मोनोटनस रूटीन जो चल रहा था, डेली एक एक चैप्टर रिवाइज करने का, वो भी ब्रेक हो गया, आपने जो पढ़ा उसकी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ गया, है ना। तो इस तरीके से बेटा अगर आप कर लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका 1 महीने में पूरा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से प्लान। उसके बाद हमारे पास 4 महीने की स्ट्रैटेजी है, 1 महीने में तो हमने अपना पूरा रिवीजन कर लिया, जनवरी इट्स डन। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है, फेब और मार्च में, हम चैप्टर वाइज क्लब्ड पेपर्स लगा लेंगे, चैप्टर वाइज क्लब पेपर, मतलब कि 2 2 चैप्टर, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के, ब्रांच वाइज हो गए, फुल सिलेबस नहीं कह रही मैं, ब्रांच वाइज कह रही हूँ, मिक्स एंड मैच, कभी 11th कभी 12th, इस तरीके से हम
क्लब्ड चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बहाने हमने जो पढ़ा था वो हमें अगले 2 महीने रिवाइज भी हो गया एंड वी आर फुल गियर्ड अप फॉर आवर फुल सिलेबस टेस्ट। और अब हमारा बचा लास्ट का मंथ, दैट इज अप्रैल, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फुल सिलेबस के पेपर्स लगाने, ओनली फुल सिलेबस, दैट्स इट। सो कितना ब्यूटिफुली हम अगले 4 महीने में अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करके फुल सिलेबस 11th एंड 12th एक महीने में रिवाइज कर सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट का मिला के। ऑल्सो 2 मंथ्स हमने जो पढ़ा उसके टॉपिक वाइज, क्लब्ड, ब्रांच वाइज टेस्ट दे सकते हैं हमारी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और 1 महीना जमकर सिर्फ फुल सिलेबस के पेपर्स लगाएंगे। And of course, remember, whenever you are doing papers, you have to do the analysis of the paper also. बिना एनालिसिस के बेटा ये सब पेपर लगाने व्यर्थ है, ऑनेस्टली व्यर्थ है। एनालिसिस में क्या करना है? एनालिसिस में कुछ नहीं करना। जब भी आप कोई पेपर लगा रहे, सिंपल, आपने सपोज 3 आवर्स का पेपर दिया, उसके बाद आपने ब्रेक लिया 1 घंटे का, आधे घंटे का, उसके बाद आप वापस से बैठ गए कम से कम 1.5 घंटा लेकर उस पेपर को, और ये पॉइंट समझने की कोशिश करी कि हमसे जो गलतियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं, व्हाट इज द मिस्टेक, और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो हमने कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने 1 आवर से 1.5 आवर पेपर के बाद देना है। उसके बाद आपको उसमें ये देखना है कि व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन, और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। कॉन्सेप्ट का एरर है, रीडिंग प्रॉपर नहीं थी सवाल की, रीडिंग नॉट प्रॉपर, और तीसरा जो मोस्टली बच्चा जो है वो मिस्टेक कर देता है, जो क्वेश्चन का ट्रैप होता है उसको में फंस जाता है, तो ट्रैप नॉट आइडेंटिफाइड, करेक्ट। या फिर हम कुछ और बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है तो रिमेंबर नहीं था, याद नहीं आया, तो याद नहीं था, कुछ भी, मतलब आपका जो टेक्निकल एरर है, या तो कंसेप्ट ही भूल गए, कंसेप्ट ही याद नहीं था, फॉर्मूला याद नहीं है, ये गलतियां हो सकती है। तो उन गलतियों का तो सॉल्यूशन बस यही है कि वापस गो बैक एंड रिवाइज, वापस गो बैक एंड रिवाइज, वापस गो बैक एंड रिवाइज, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, जो भूल रहे हो जाओ वापस नोट से रिवाइज करो। अब बात करें रीडिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या करना है बेटा? अगर आपने सवाल की रीडिंग ही प्रॉपर नहीं करी है, इसका मतलब आपको एक अलर्ट मोड मिल गया कि मुझसे गलती हो जाती है, मैं सवाल सही से नहीं पढ़ता हूं या सवाल सही से नहीं पढ़ती हूँ, मुझसे गलती ऐसे हो जाती है। तो मुझे क्या करना है? मुझे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मुझे और ज्यादा से ज्यादा सवालों को पढ़ने में टाइम देना। मुझे पता चल गया, एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ दिस, है ना। सवालों के जो ट्रैप आप अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जैसे कभी कभी कुछ सवालों में एग्जामिनर जानबूझ के ट्रैप दे देता है, बड़ा क्वेश्चन दे देता है, काम की चीज लास्ट लाइन होती है, अगर ऐसे हैं तो आप इन सारे सवालों के लिए सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए ऑफकोर्स आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि इस तरीके के सवाल हमारे गलत हो जाते हैं, आप मुझे इस तरीके के सवालों को एक टेस्ट बना के दे दीजिए। So that also can be done, right? So that's how you will be revising everything, every paper in the लास्ट फ्यू मंथ्स, जिसमें आपने रिवीजन के बाद अपनी सारी चीजें करी है, करेक्ट। चलिए अब फाइनली आते हैं वो 48 कौन से चैप्टर्स हैं जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं और सारी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर फिजिक्स की बेटा बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन है, काइनेमैटिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। देखो मॉडर्न फिजिक्स जो है डुअल नेचर, ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है, तो आपसे 1 तीर से 2 निशाने होने वाले हैं, है ना। और आप देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के 2 सवाल, काइनेमेटिक्स के 3 सवाल, मॉडर्न फिजिक्स से सीधा 5 से 6 सवाल आपके बन जाएंगे, सेमीकंडक्टर से 3 से 4 सवाल, उसके बाद आप एनएलएम कर सकते हैं, 2 से 3 सवाल उसमें भी आएंगे, वर्क पावर एनर्जी 2 से 3 सवाल, ग्रेविटेशन 3 सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 सवाल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स, रे और वेव मिला के 5 सवाल। मतलब अगर मैं ओवरऑल आप बात करूं तो आप बहुत ध्यान से देखिए, मतलब इसको अगर मैं 10 चैप्टर्स जो है उनको सेलेक्ट कर रही हूँ, और कईयों से तो मुझे 5 सवाल भी दिख रहे हैं, ये लास्ट के 5 इयर्स का डेटा निकाल के कंपाइल किया है हमने, तो मैं ये अगर एवरेज भी ले लूं कि 3 से 4 सवाल हर चैप्टर हमें देके जाएगा ही जाएगा, और 3 को भी लेती हूँ तो 30 क्वेश्चन तो बेटा मेरे यहीं से बन रहे हैं। मतलब ये तो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं आउट ऑफ 45 यू आर श्योर कि यहाँ से आने ही आने हैं,
मतलब 120 नंबर का तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यहीं से आना है ना। तो ये देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है कि जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रही हूँ या मैं रिवीजन प्लान कर रही हूँ, मैं इन चैप्टर्स को पहले इंपॉर्टेंस दे दूं तो मेरे 120 नंबर तो पूरे हो जाएंगे ना। अगर हम सिर्फ इतना भी करते हैं तो 120 से 130 मार्क्स लाना फिजिक्स में तो हो जाएगा पॉसिबल, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है ना वो सिंक हो गया है कि हमें इतना ही करना है फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी हम जो करेंगे दैट विल बी द आइसिंग ऑन द केक, बट इतना हमें मिनिमम करना है। करेक्ट। यही चीज बच्चा अब अगर हम केमिस्ट्री में लेके चलें तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता बेटा। केमिस्ट्री में आपको 3 ब्रांचेस मिलती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें से आपको 2 चूज करनी है। तो चूज 2 चूज करिए ब्रांचेस, और उसमें से भी 2 नहीं चूज करने को बोलूंगी, एक ही चूज करने को बोलूंगी, क्योंकि एक मैंने आपके लिए चूज कर लिया एंड दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनिक। ये चॉइस मेरे पास है, यही मैं बता रही हूं, आपको ऑर्गेनिक तो करना ही पड़ेगा। दूसरा आपका चॉइस है, आप पहली प्रायोरिटी में किसको रखते हैं, फिजिकल रखते हैं तो चलेगा, आप इनऑर्गेनिक रखते हैं तो चलेगा। तो मान लो आपने पहले फिजिकल रखा तो आप इनऑर्गेनिक पूरी नहीं करेंगे, इनऑर्गेनिक के कुछ ही चैप्टर करके जाएंगे बालको, कुछ चैप्टर। और मान लो आपकी चॉइस में ऑर्गेनिक पहले था और इनऑर्गेनिक बाद में था, तो आप फिजिकल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, सारे नहीं करेंगे बेटा, ओनली सम क्वेश्चंस यू विल डू। क्लियर। अब मान लो आप इस कैटेगरी के हैं जिसने कहा कि मैम ऑर्गेनिक अब हम पूरी बनाएंगे और फिजिकल जो है ना मैम वो भी पूरी करेंगे, इनऑर्गेनिक कुछ ही करेंगे। तो वो कुछ क्या है, वो इनऑर्गेनिक के ये चैप्टर्स हैं। तो उन कुछ चैप्टर्स में से आप सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी करेंगे तो आपका इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगी लेकिन बहुत बाकियों से कंपैरिजन में तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी यहीं पर है। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक सिर्फ इतनी कर लूं, फिजिकल पूरी कर लूं, ऑर्गेनिक पूरी कर लूं, तो बेटा हर ब्रांच का अगर मैं 33% भी लेके चल रही हूँ तो 66% कोर्स तो आपने अच्छे से किया है। कुछ चैप्टर्स और कर लिए तो 75% तक आपकी प्रिपरेशन केमिस्ट्री की हो चुकी है। रेस्ट विल बी आइसिंग ऑन द केक। और इफ लेट्स से आपको मैंने बोला कि आप जो है आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करना चाहते हो, फिजिकल के कुछ चैप्टर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, फॉर कुछ चैप्टर्स आपको ये कुछ को रखना है, मोल है जिसको आपको रखना है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स को रखेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी रखेंगे क्योंकि आपकी फिजिक्स में भी मदद करेगा। अगर आप सिर्फ यही चैप्टर्स कर लेते हो, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, तो सबको करना है। अगर आप बस इतना कर लेते हो, अगेन आप बहुत बेटर सिचुएशन में हो, आराम से 140 से 150 नंबर तो आप टारगेट कर ही दो, बहुत आराम से। तो आप ये समझिए हाउ रियलिस्टिक दिस इज। ये कोई हवा वाली बातें नहीं कर रही मैं, बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राउंड स्टेट पे बात कर रही हूँ मैं एकदम, कि इतने नंबर लाना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है केमिस्ट्री में, और ना ही 120 से 130 नंबर लाना इम्पॉसिबल है फिजिक्स में। इट्स वेरी पॉसिबल। करेक्ट। नाउ लेट्स इफ वी कम टू बायोलॉजी, देयर इज लॉट ऑफ चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू, बट अगर आप थोड़ा एक एनालिसिस करोगे तो देखो सेल है, सेल साइकिल डिवीजन है, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, अगर हम इन सब, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, अगर मैं इन सारे 8 चैप्टर्स को भी लेती हूँ तो ऑन एन एवरेज मैं देख पा रही हूँ 3 से 4 सवाल हर चैप्टर से मेरे बन रहे हैं। तो मैं प्रायोरिटी में इन चैप्टर्स को ऑफकोर्स रख सकती हूँ, है ना। उसके बाद अगर मैं आती हूँ बॉडी फ्लूइड, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटली, इन सब से मुझे 1 से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इनको मैं लेटर ऑन के लिए भी रख सकती हूँ, आप चाहो तो 7 भी कर सकते हो। बट अगर मैं पहले 8 के 10 चैप्टर्स ले लूँ, प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस, ये भी मुझे 3-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं अगर ये सबको पहले प्रायोरिटी में कर लूँ, इनको लेटर ऑन के लिए रखूँ, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये मेरे चैप्टर्स बहुत प्रायोरिटी के। सिमिलर लाइन से बेटा अगर हम लेके चले ब्रीथिंग, लोकोमोशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, भी हमें 2 से 3 सवाल दे जाते हैं। इकोलॉजी एज अ यूनिट अच्छा है, 3 से 4 सवाल वहां से भी बन जाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए वो तो नन अदर देन इट्स जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स का पहला चैप्टर
और दूसरा चैप्टर भी लेते हैं, तो आप मान लो पहले से 5 से 6 सवाल और दूसरे से 7 से 8 सवाल आपके बनेंगे। मतलब पहले 2 चैप्टर जेनेटिक्स के मेरे सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाले, सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स वहां पर आ सकते हैं, है ना। बायोटेक अगेन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी तरीके से करना है। बट अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स देखोगे तो वो भी मुझे 3 से 4 चैप्टर दे रहे हैं, राइट। सो बायो तो वी रिकमेंड कि आप पूरा ही करें, बट मैं ये बस दिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी चैप्टर्स को आगे पीछे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है। तो इंस्टेड ऑफ बाइफर्केटिंग इट लाइक 11th पहले करें या 12th पहले करें, लेट्स ट्राई टू डू इट कि मेजॉरिटी में कहाँ पर हमारे सवाल बन रहे हैं उसको पहले करा जाए, राइट। सो आई होप आपको एक आइडिया समझ आया हो कि आपको अपनी चीजों को कैसे प्लान करना है, सो दैट आप 4 महीने में आराम से नीट जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मुंह तोड़ जवाब दे सके, राइट। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल टू एवरीवन. We'll meet you again for the next session, right? Thank you.